नमस्कार, मैं हूं आपके साथ प्रगति और आप देख रहे हैं टोटल टीवी। खबरों की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ, जहां संसद सुरक्षा चौक यह पूरा मामला जहां दिल्ली पुलिस की जांच में खुलासा हुआ है। दरअसल आरोपी महेश भी इस घटना को अंजाम देने में शामिल था। साजिश रचने में ललित झा और महेश का ही बड़ा रोल था। महेश राजस्थान के नागौर जिले का रहने वाला है, जो मजदूरी करता है। महेश की कई बार आरोपी महिला नीलम से भी बात होती थी। इन सबकी मुलाकात भगत सिंह फैन क्लब पेज पर हुई थी। तो बड़ी खबर आपको बता दें, जहां दिल्ली पुलिस की जांच में ये बड़ा खुलासा हुआ है। आरोपी महेश भी इस घटना को अंजाम देने की फिराक में था और ये उसका बड़ा रोल था। दरअसल ललित और महेश दोनों मास्टरमाइंड अब बताए जा रहे हैं। महेश की कई बार आरोपी महिला नीलम से भी बात हो चुकी थी। इन सबकी मुलाकात हुई थी भगत सिंह फैन क्लब पेज पर। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारी सहयोगी रिया हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गई है। रिया, अब इसमें एक और आरोपी का नाम सामने आ रहा है। साजिश रचने में ललित झा और महेश का बड़ा रोल बताया जा रहा है। महेश राजस्थान के नागौर जिले का रहने वाला है, मजदूरी करता है और अब इसका बड़ा अहम रोल यानी कि मास्टरमाइंड बताया जा रहा है महेश भी ललित के साथ साथ। बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि पूरे मामले में जो खुलासे हैं काफी ज्यादा नए नए खुलासे सामने आ रहे हैं, नए नए नाम सामने आ रहे हैं। जिस तरीके से पहले ही एसआईटी का पूरा ये सच था, उनका कहना था कि आरोपी की गिनती लगभग 6 के तकरीबन है, लेकिन उससे ज्यादा भी हो सकती है। किसी इतनी बड़ी घटना को अंजाम दिया गया है। तो इसी में अगर बात करें तो ललित का जो साथी है महेश, इसका भी जिक्र किया जा रहा है, जो कि महेश का बताया जा रहा है कि राजस्थान के नागौर जिले का रहने वाला है, जो कि मजदूरी किया करता था। और महेश की कई बार जो आरोपी महिला है नीलम से, उनसे बातचीत भी हुई है, नीलम आजाद से बातचीत भी हुई है, इस तरीके की जानकारी दी गई है। और खास बात यह है कि इन सभी मुलाकात में जो भगत सिंह फैन क्लब है वो उस पेज पर हुई है और इस तरीके की जानकारी दी गई है। उनका कहना है कि आरोपी महेश को भी 13 दिसंबर को संसद में हंगामा वाली घटना में शामिल होना था, लेकिन फिर बाद में ये तय हुआ कि जब घटना को अंजाम देकर वो फरार होगा तो तय देने के लिए कौन होगा, यानी कि किस तरीके से बचाव हो पाएगा। इसी वजह से वो संसद के अंदर नहीं गया और हंगामे में जो इंक्लूडिंग कह सकते हैं कि यानी कि जो हंगामा होना था उसमें वो इंक्लूड नहीं हुआ। इसके बाद ये जानकारी दी गई है कि महेश, जो कि नागौर में रह रहा था, जब ये लोग फरार होकर आएंगे तो रुकने का इंतजाम किस तरीके का होगा, इसकी पूरी जो जानकारी है वो महेश की तरफ से इकट्ठा की जा रही थी। जिसके बाद महेश का दिल्ली आना कैंसिल हो गया और अंजाम देने के बाद जब 13 दिसंबर की रात में जिस तरीके से हमने देखा कि दिल्ली से नागौर बस से पहुंचा और उसने होटल में पूरा जो भी आरोपी थे उनके रुकने का इंतजाम करवाया था। लेकिन पुलिस को इनको जब वो ढूंढ रही थी तो नागौर दिल्ली से वो आया और थाने में जो ललित है उसने सरेंडर कर दिया। तो जिसके बाद से जो पूरा पासा ही है इस पूरी घटना का वो पलट गया। लेकिन अभी अगर हम बिल्कुल रिया, लेकिन इस दौरान बड़ा सवाल ये बिल्कुल रिया, इस दौरान बड़ा सवाल ये भी खड़ा हो रहा है, चूंकि जो अब छठा और या 7वां आरोपी जो निकल करके सामने आ रहा है, जिसका नाम महेश बताया जा रहा है, जो मजदूरी करता है, क्या लगता है ये जांच, आरोपी पुलिस की गिरफ्त में है, जांच में एक के बाद एक खुलासे हो रहे, कहीं ना कहीं पुलिस की जांच को भटकाने की कोशिश तो नहीं की जा रही? क्योंकि मजदूरी करता है एक आरोपी 12वीं पास है और कई ऐसे लूप होल्स यहाँ पर पुलिस की जांच में निकल करके सामने आ रहे हैं, कई ऐसे बयान निकल करके सामने आ रहे हैं जो जिससे साफ तौर पर ऐसा लग रहा है कि शायद पुलिस की जांच को भटकाने की कोशिश की जा रही है। क्योंकि पिछले 9 महीने से ये सभी आरोपी एक दूसरे के संपर्क में थे। फैन क्लब पेज पर इन लोगों की मुलाकात हुई थी। पिछले 9 महीने से एक दूसरे से बातचीत कर रहे थे। जो महिला इसमें शामिल है वो भी इन लोगों से लगातार संपर्क में थी। एक के बाद एक कड़ी यहाँ पर मिल जरूर रही है, लेकिन कहीं ना कहीं इस जांच में लूप होल्स भी सामने आ रहे हैं। बिना पढ़े लिखे इंसान या 12वीं पास इंसान या मजदूरी करने वाला इंसान इतनी बड़ी प्लानिंग कर सकता है और प्लानिंग को अच्छी तरीके से अंजाम भी दिया जा सकता है। उसके बाद फरार है और यहाँ पर जो सबूत के तौर पर मोबाइल है उनको भी जलाने की कोशिश की गई है। कहीं ना कहीं तमाम बातों से निकल करके ये भी सामने आ रहा है कि पुलिस को भटकाने की कोशिश की जा रही है। शायद अभी भी कोई ऐसा मास्टरमाइंड है, कोई ऐसा दिमाग है जो पुलिस की गिरफ्त से बाहर है। जी देखिए, अगर बात है कि पुलिस को इस पूरे केस से भटकाया जा रहा है या फिर चाकुच इनका प्लान है, लेकिन जो जानकारी दी गई है, जैसे कि मास्टरमाइंड ललित झा है, ललित झा ने बीते दिन ही जो अपना सरेंडर है वो दिया है। उसके अलावा महेश जो है, इसके नाम का जिक्र हुआ है। हालांकि इन दोनों ही अपराधियों को जब ये लगा
क्योंकि जो पूरा केस है वो बहुत ज्यादा पेचीदा होता जा रहा है। जिन प्रतिशत इसमें काफी ज्यादा जो गुत्थियां है वो सामने आ रही है, तो डर कर ये पूछना है कि इन्होंने डर कर ही जो पुलिस है उसको अपना सरेंडर कर दिया। उनको ये लगा कि अब पुलिस के गिरफ्त में ये कभी भी आ सकते हैं, इसीलिए पहले इन्होंने अपना जो ठहराव है वो नागौर में रखा था और नागौर से फिर अचानक से राजधानी में आते हैं, दिल्ली में आते हैं और दिल्ली में आने के बाद पुलिस को जो सरेंडर है वो ये कर देते हैं, ताकि कहीं ना कहीं पर ये आप कह सकती है कि अपना बचाव भी कर पाए और कहीं ना कहीं पर ये भी कह सकते हैं कि बचाव भी हो पाए। और जो कठोर सजा जिस तरीके से आपने देखा कि जो पहले जो आरोपी हैं उनके यूएपीए के माध्यम से जो पूरा केस है वो फाइल किया गया है, तो एक डर जो है इन आरोपियों के अंदर भी था। लेकिन जो जानकारी जैसे मैंने बताया कि महेश जो पूरी तय है वो देना चाहता था, यानी कि वो बाहरी रूप से पूरे तरीके से इस बात को जान रहा था कि जब पूरी घटना को अंजाम दिया जाएगा और घटना को अंजाम देने के बाद किस तरीके के बंदोबस्त होने चाहिए, यानी कि जो आरोपी है उनको कहाँ पर ठहराना है और जो चीजें इस्तेमाल की गई है घटनाक्रम से उनको किस तरीके से नष्ट करना है और जो पूरी प्लानिंग बीते कई महीने से की जा रही है उसके जितने भी सबूत होंगे उसको किस तरीके से खारिज कर रहा है, इसका जो पूरा मैनेजमेंट है वो महेश के हाथों में था। लेकिन जब उनको जानकारी ये पता चली कि धीरे धीरे कर सभी अपराधियों को जो पुलिस है वो कहीं ना कहीं पर ढूंढ रही है और गिरफ्त में भी ले रही है, तो उन्होंने सरेंडर कर दिया। लेकिन अभी एनएफसी पर जिस तरीके से हमारी मौजूदगी है यहाँ पर जो ललित झा है, यानी कि जो मास्टरमाइंड है ललित झा है, वो यहाँ पर अभी रखा गया है और अभी भी जांच पड़ताल हो रही है, पूछताछ हो रही है। कभी भी पुलिस जो है यहाँ से लेकर रवाना हो सकती है और ऐसा खबरों में भी है कि उनकी पेशी भी आज हो सकती है और रिमांड पर भी भेजा जा सकता है। लेकिन देखना होगा कि और कितनी जो गुत्थियां हैं, कितने नाम है आरोपियों के, वो धीरे धीरे सामने आएंगे। बिल्कुल रिया, इस दौरान जो शुरुआती जांच थी, शुरुआती पूछताछ में पुलिस के सामने एक बात ये भी निकल करके सामने आई थी कि जो सभी आरोपी हैं उन्होंने सरकार तक अपनी बात पहुंचाने को लेकर के, जो कि महंगाई हो गई, बेरोजगारी हो गई, ये तमाम जनता से जुड़े जो मुद्दे हैं वो सरकार तक पहुंचाने के लिए इस तरह की साजिश रची, इस तरह की हरकत को अंजाम दिया। लेकिन जिस तरीके से साजिश को रचा गया, 9 महीने से प्लानिंग और प्लॉटिंग की जा रही थी, ये लोग एक दूसरे के संपर्क में थे, लगातार बातचीत भी कर रहे थे और जिस तरीके से एक के बाद एक हरकतों को अंजाम दिया गया, उनके संपर्क में थे बीजेपी सांसद के पास से उन्होंने एंट्री ली, विजिटर पास के बीजेपी सांसद के उनकी सिफारिश पे इनको मिला था, तो बीजेपी सांसद के जरिए भी तो इस मुद्दे को सदन में उठवा सकते थे। उसके लिए इस तरीके की हरकत को अंजाम देना ये कहाँ तक वाजिब है? बिल्कुल, देखिए ये बिल्कुल एक सवाल बनता है कि अगर बात करें जो अपने बचाव में बोला गया है, क्योंकि हमने खुद वीडियो के जरिए ये सुना है और कुछ सांसदों का भी ये कहना है कि जब वो अंदर आए तो उनके पास कुछ पैम्फलेट थे जिन पर की जो पीएम है नरेंद्र मोदी है उनको लेकर भी बहुत कुछ उसके ऊपर लिखा हुआ था। हालांकि वो तस्वीरें अभी तक साझा नहीं हो पाई हैं, सामने नहीं हो पाई है और आरोपियों ने ये भी कहा है कि एक मैसेज जो है वो पीएम के सामने देना था, संसद के अंदर पीएम के सामने देना था। लेकिन जब वो संसद भवन के अंदर पहुंचे तो उन्हें पता चला कि संसद में ना तो पीएम नरेंद्र मोदी है ना ही गृह मंत्री अमित शाह है, तो वो अपना जो मैसेज है, संदेश जो है वो देने में विफल रह गए। लेकिन हमने देखा, लेकिन ये तरीका बेहद ही गलत था। अगर ये मोटिव था, हमारा ही मोटिव था कि बेरोजगारी का मुद्दा है, तानाशाही को खत्म करने का मुद्दा है, ये जो चीजें उनके माध्यम से, आरोपियों के माध्यम से बार बार हुई जा रही है कि पूरी तरीके से सरकार जो है वो इस समय सत्तारूढ़ हो चुकी है, तानाशाही चला रही है और इस समय जो खासकर युवा है वो कहीं ना कहीं पर बेरोजगारी की पथ पर चल रहा है। तो ऐसे में जरूरत है कि देश को या फिर जो सरकार है उसको आईना दिखाया जाए, जिस वजह से उन्होंने इस कदम को उठाया और उनके कहीं ना कहीं पर उनको एक बड़ा संकेत मिल पाए, इस वजह से इन्होंने इस पूरी घटना को अंजाम दिया। लेकिन ये कहा जा सकता है कि पूरी तरीके से जो भी घटनाक्रम है, यानी कि अगर बात करें अपने संदेश को पहुंचाने का, तो जो ये माध्यम है वो बहुत ज्यादा गलत है। हालांकि बचाव देखिए आरोपियों के माध्यम से भी अलग पक्ष रखा जा रहा है और वैसे अगर आधिकारिक तौर पर हम देखेंगे तो इस तरीके की घटनाओं को अंजाम देते हुए अपनी बातों को मनवाना या फिर अपनी बातों को पेश करना, ये तरीका बहुत ज्यादा गलत है। लेकिन अब जिस तरीके से जांच पड़ताल हो रही है, हालांकि अलग अलग एंगल से जांच पड़तालें की जा रही हैं, क्योंकि सिर्फ बेरोजगारी का मुद्दा ही इसको नहीं माना जा सकता है या फिर
बहुत कुछ इसमें हो सकता है, क्योंकि कई सारे जो आरोपी हैं अब वो धीरे धीरे निकलकर सामने आ रहे हैं। बिल्कुल। लेकिन मेन बात ये है कि जितने भी आरोपी हैं अलग अलग राज्यों से आते हैं। बिल्कुल रिया, हालांकि इन आरोपियों को कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं है, किसी भी आतंकी संगठन ने इस घटना की जिम्मेदारी नहीं ली है। अभी तक इस घटना के पीछे कोई भी आतंकवादी हमला होने की अभी तक कोई भी क्लू निकल करके सामने नहीं आया है। लेकिन क्या ये मान करके चल सकते हैं कि इस बार आतंकवादियों ने या जिसने भी इस घटना को अंजाम दिया है किसी ऐसे लोगों को मोहरा बनाया है जो जिनका कोई ट्रैक रिकॉर्ड नहीं है, जिनका कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं है, जिससे आसानी से घटना को अंजाम दिया जा सके और इन पर शक भी ना जाए? तो बिल्कुल ये बिल्कुल कहा जा सकता है कि जो जितने भी आरोपियों को ऐसे खास मौके पर, 13 दिसंबर के मौके पर जब बरसी मनाई जाती है आतंकवादी हमले की, ऐसे मौके पर ऐसे शहरों को पेश किया गया और बहुत बड़ी घटना को अंजाम देने का प्लान बनाया गया था। लेकिन शहरों को इस तरीके से रखा गया, या फिर आप कहें कि घटना को अंजाम देने वाले शहरों को इस तरीके से पेश किया गया जिनका कोई भी बैकग्राउंड नहीं है, बिल्कुल क्रिमिनल उनका बैकग्राउंड नहीं है, ताकि वो घटना को अंजाम भी दे दे और उनके ऊपर कोई सवाल भी ना उठ पाए। ये एक सवाल जरूर है, काफी बड़ा सवाल है, क्योंकि हम देखते हैं कि अगर कोई भी क्रिमिनल रिपोर्ट निकलकर आता है सामने तो और भी जांच जो है वो और भी ज्यादा सक्रिय तौर पर की जाती है। लेकिन जितने भी आरोपी हैं, जिस तरीके से कोई भी क्रिमिनल बैकग्राउंड सामने नहीं आया है, कोई आंदोलनजीवी है, कोई मजदूर है, तो वहीं पर कोई रिक्शा चालक है, इस तरीके का जो बैकग्राउंड है सबका सवाल तौर पर सामने आया है। और जितने भी क्रिमिनल सबसे निकलकर सामने आ रहे हैं उनमें ये जिक्र किया जा रहा है कि कई सारी ऐसी किताबें भी हैं जो कहीं ना कहीं पर अगर बात करें मनोविज्ञान से जुड़ी हुई है, अर्थशास्त्र से जुड़ी बिल्कुल हुई है। रिया, अगर हम इस घटना की बात कर ही रहे हैं तो अब से कुछ ही दिन पहले आतंकवादी पन्नू की तरफ से भी इस तरह की धमकी दी गई थी कि संसद पे हमला किया जाएगा और 13 तारीख को ही हमले की धमकी दी गई थी। हालांकि आधिकारिक तौर पर इस धमकी को लगातार यही बोला जा रहा था कि ये गीदड़ धमकी है, लेकिन अब ये जब घटना घट गई है तो क्या इसको आतंकवादी संगठन का हस्तक्षेप भी मान सकते हैं, क्या उसकी साजिश भी मान सकते हैं? क्योंकि जिस तरह से एक के बाद एक पूरी प्लानिंग के साथ ये घटनाक्रम नजर आ रहा है होता हुआ, इसमें कहीं ना कहीं बहुत बड़ी साजिश की बू भी आती हुई नजर आ रही है। बिल्कुल, देखिए हालांकि जैसे आपने भी कहा कि अभी आधिकारिक तौर पर जो पुष्टि है वो नहीं हो पाई है कि ये आतंकी घटना है या फिर एक सामान्य घटना है, सामान्य लोगों के माध्यम से दी गई है, तो ये सामान्य घटना है। क्योंकि हमने देखा था कि एक जो वीडियो है उसको भी रिलीज किया गया था आतंकी पन्नू के माध्यम से, बिल्कुल, और उन्होंने ये कहा भी था कि जो 13 तारीख है यानी कि 13 दिसंबर है उसमें आतंकी हमले को फिर से उसी तरीके से अंजाम दिया जाएगा जैसे कि आज 2001 में दिया गया था। तो ऐसे में जो भारतीय संसद है या तो जो भारतीय लोकतंत्र है, भारतीय लोग हैं, उनके सामने ये पेश होगा कि आतंकी हमला होना कितना आसान है। इस तरीके से जो आतंकी पन्नू है उसने अपनी बात को कहा था, लेकिन अभी तक आतंकी एंगल जो है इसके अंदर सामने नहीं आया। बिल्कुल, हालांकि रिया आतंकी एंगल जरूर सामने नहीं आया है, लेकिन जिस तरह से ये लोग संसद में घुसे हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह के खिलाफ स्लोगन्स लिखे हुए थे, इनके हाथ में जो पैम्पलेट्स थे उनकी तरफ जो गुस्सा था, इससे साफ तौर पर यह जाहिर हो रहा है कि हो सकता है इसके पीछे कोई साजिश हो सकती है। इन लोगों को पूरी तरह से ट्रेनिंग देकर के इस तरीके की घटना को अंजाम देने के लिए इनको ट्रेनिंग दी गई थी कि अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शायद उस दौरान संसद में मौजूद होते तो कोई और अलग घटना भी हो सकती थी। शायद इनको ये भी ट्रेनिंग दी गई हो सकती है कि अगर प्रधानमंत्री मौजूद नहीं होंगे तो इतने सफाई से इस घटना को बेरोजगारी का मुद्दा और जनता की भड़ास के रूप में भी दर्शाया जा सकता था। जी बिल्कुल, देखिए बहुत सारे अगर हम बात करें तो बहुत सारे तथ्य हैं, बहुत सारे एंगल हैं, क्योंकि सीधे तौर पर ये कहना है अगर हम देखें कि सदन चल रहा है और सदन में क्या पीएम मोदी जो देश के प्रधानमंत्री हैं उनकी अगुवाई होगी वहाँ पर या नहीं होगी, गृह मंत्री की अगुवाई होगी या नहीं होगी, इसकी जानकारी अगर खबरों में देखा जाए तो एक आम व्यक्ति को भी होती है। और ऐसे में जो व्यक्ति पिछले कई महीनों से प्लानिंग कर रहे हैं तो उन्हें इस बात की जानकारी नहीं होगी कि जिस संदेश को वो पार्लियामेंट में पहुंचाना चाहते हैं और जिसके सामने पहुंचाना चाहते हैं, क्या वो वहाँ पर शामिल होने वाला है या नहीं होने बिल्कुल वाला है। रिया, लगातार सवाल बहुत सारे उठाए जा रहे हैं इस घटना के पीछे। अब देखना ये होगा, जांच के आदेश तो दे दिए गए हैं, एक
के बाद एक आरोपी भी निकल करके सामने आ रहे, गिरफ्तार किए जा रहे, पूछताछ भी जारी है। अब इन आरोपियों को कोर्ट में पेश किया जाएगा, रिमांड की मांग की जा सकती है। अब देखना ये होगा कि पुलिस की जांच में आगे क्या कुछ बड़ा खुलासा हो सकता है और इस घटना के पीछे क्या वाकई कोई आतंकी साजिश है या सिर्फ ये जनता की भड़ास है, ये भी देखने वाली बात होगी। बहुत बहुत शुक्रिया रिया, ये तमाम जानकारी हमारे दर्शकों तक पहुंचा